गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अच्छा हमने अभी तक कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए? दो पॉइंट्स हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट तो कौन सा है आपका? फर्स्ट हमने किया था विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग और हॉर्स रेसेस हमने डिस्कस किया था। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जिसे हमने नाम कैजुअल इनकम्स भी दिया था। और सेकंड हमने डिस्कस किया था आपका, कल हमने गिफ्ट का केस हमने पूरा डिस्कस किया। अच्छा, आज ना मैं आपको तीन चार छोटे छोटे पॉइंट्स कराऊंगा। सिंपल है, ध्यान से देखना। सी पॉइंट, सी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। क्या है ये, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं। चलो, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल जरा लिखना। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। आपको याद आएगा हमने एनहांस्ड कॉम्पनसेशन का केस कैपिटल गेन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, कंपलसरी एक्विजिशन टॉपिक में। चलो एक बार जरा याद करते हैं वो केस क्या था। देखो, अच्छा अज्यूम करो एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, जिसने लैंड परचेज किया था फाइनेंशियल ईयर 2004-2005 में 1 लाख रुपीस का, ठीक है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने मिस्टर ए के इस लैंड को क्या कर लिया बताओ? कंपल्सरली एक्वायर कर लिया इन प्रीवियस ईयर 15-16। तो प्रीवियस ईयर 15-16 में गवर्नमेंट ने मिस्टर ए के इस लैंड को क्या कर लिया? कंपल्सरली एक्वायर। अच्छा, अब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट जब असेसी का लैंड कंपल्सरली एक्वायर करती है तो उस केस में गवर्नमेंट असेसी को क्या पे करती है? कॉम्पनसेशन पे करती है गवर्नमेंट असेसी को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन पे करा 8 लाख रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ही, ठीक है। तो बात समझ आई? पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ने असेसी के लैंड को कंपल्सरीली एक्वायर करा। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ने असेसी को क्या पे कर दिया? कॉम्पनसेशन। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो असेसी होता है ना, वो कॉम्पनसेशन की अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं होता। तो उस केस में असेसी कोर्ट गया और कोर्ट में जाके उसने कंपनसेशन मांगा, एडिशनल कॉम्पनसेशन। उसने कोर्ट को कहा कि गवर्नमेंट ने जो मुझे कंपनसेशन दिया है वो जस्टिफाइड नहीं है, मेरी लैंड की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जबकि कंपनसेशन जो गवर्नमेंट मुझको दे रही है 8 लाख रुपीस का, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मुझे एडिशनल कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो उसे कोर्ट ने एडिशनल कॉम्पनसेशन दिया 5 लाख का इन फाइनेंशियल ईयर 1920। पक्का? अच्छा, अगर आपको ना अब वो टॉपिक याद आए जो हमने कंपलसरी एक्विजिशन किया था, ये जो 8 लाख का कंपनसेशन है ना, इसे हमने नाम दिया था इनिशियल कॉम्पनसेशन, ठीक है। और ये जो एडिशनल कंपनसेशन पे किया गया है, इसे हमने नाम दिया था एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। तो हम इसी एनहांस्ड कॉम्पनसेशन की बात इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है।
चलो अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अब सुनो, अब असेसी का आगे कहना क्या है, बात सुनना सब ध्यान से। पता है अब असेसी ने गवर्नमेंट को क्या, असेसी ने कोर्ट को क्या कहा, देखो थोड़ा यहां पर नीचे लिख देता हूं आपको। ये जो असेसी है मिस्टर ए, इसने अब कोर्ट को क्या कहा, इसने अब कोर्ट को कहा कि ठीक है, आपने मुझे एडिशनल कॉम्पनसेशन आपने मुझे दिलवा दिया, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का आपने मुझे एडिशनल कॉम्पनसेशन दिलवा दिया। लेकिन अब मिस्टर ए का कहना यह है कि यही एडिशनल कॉम्पनसेशन अगर मुझे प्रीवियस ईयर 15-16 में मिल गया होता, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर यही एडिशनल कंपनसेशन जो आपने मुझे 1920 में दिलवाया है, यही अगर मुझे 15-16 में गवर्नमेंट ने दे दिया होता, तो मैं इस 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कमा सकता था। ठीक है, अगर एक सिंपल हिसाब लगाएं तो 15-16 में मिल गया होता तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, तो मैं 5 साल का इस 5 लाख रुपए पे क्या कमा सकता था, इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट का रेट अगर हम सिंपल 10% भी अज्यूम कर लें, तो जरा इंटरेस्ट निकाल के बताना, 5 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मैं कमा लेता 5 साल का। ठीक है, तो 5 लाख पे 10%, 50,000 एक साल का, तो 5 साल का 2.5 लाख रुपए का मैं क्या कमा लेता, इंटरेस्ट कमा लेता। मुझे बताओ ये इंटरेस्ट मैं कब कमाता, बताओ ये इंटरेस्ट मैं कब कमाता, अगर गवर्नमेंट ने मुझे कंपनसेशन 15-16 में दे दिया होता तो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने तो मुझे कंपनसेशन नहीं दिया, कोर्ट से मुझे कंपनसेशन मिला 19-20 में, तो देखा जाए तो इस 5 लाख पे 10% के हिसाब से मैंने 5 साल का इंटरेस्ट लूज किया है, यानी मैंने अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 रुपीस का इंटरेस्ट लूज कर दिया। इसकी भरपाई कौन करेगा, तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हम आपको इस एनहांस्ड कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे 5 साल का। तो इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, कितना इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट बताओ, 2,50,000 का इंटरेस्ट गवर्नमेंट मुझे देगी एनहांस्ड कंपनसेशन पे। बात पहले बताओ समझ आई, ठीक है। तो इसी एनहांस्ड, अब सुनो अब ध्यान से सुनना, अब पता है क्या, ये जो इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन है, ये असेसी के लिए क्या बन जाती है, इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। कौन से हेड में, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लेकिन अभी ना काम खत्म नहीं हुआ, एक बात और समझनी है हमें, सुनना यहां पर देखो। अच्छा अब आप एक बात नोटिस करो, उन्होंने क्या करा है, अमाउंट रिसीव्ड लिखा है, बताओ कितने का इंटरेस्ट मिला था आपको, 2,50,000 का इंटरेस्ट मिला था। अब एक बात नोटिस करो, उन्होंने यहां पर गवर्नमेंट ने आपको 50% की डिडक्शन दी है। मैं थोड़ा सा आपको ना रीजन बता रहा हूं, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं कि क्यों गवर्नमेंट ने ये 50% की डिडक्शन दी है, इसका रीजन क्या है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझो। देखो मैं आपको बताऊं इसका रीजन क्या है, सुनो। अब जो असेसी था ना, सुनो, अब जो असेसी था उसने गवर्नमेंट से कहा कि भाई आपने ये 2.5 लाख कैसे निकाला। कोर्ट ने कहा भाई 15-16 का 50,000 कैसे, 50,000 कैसे, 5 लाख पे 10%, 16-17 का
50,000, 17-18 50,000, 18-19 50,000 और 19-20 50,000। तो ये आ गया आपका 2,50,000 रुपीज का इंटरेस्ट। अब सुनो, अब असेसी ने गवर्नमेंट को क्या कहा, कोर्ट को क्या कहा असेसी ने, सुनो। असेसी ने कोर्ट को पता है क्या कहा? असेसी ने कहा कि आपने मुझे ये 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, आपने मुझे ये 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पूरा का पूरा कौन से फाइनेंशियल ईयर में दिया? 19-20 में। लेकिन एक बात सोचो, आपने मुझे पूरा 2.5 लाख एक साथ एक ही साल में दे दिया। उससे क्या हुआ? सोच के देखो अपने आप। उससे मैं आ गया हायर टैक्स ब्रैकेट में, मैं इसकी वजह से हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गया, और हायर टैक्स ब्रैकेट में आने की वजह से मुझे इस इंटरेस्ट पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। यही 2.5 लाख अगर आपने मुझे एक साथ एक साल में ना दिया होता, बल्कि 50-50 हजार करके हर साल दिया होता, तो मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में ना आता, मैं रहता लोअर टैक्स ब्रैकेट में, और मुझे इस इंटरेस्ट पे लेसर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। तो 2.5 लाख रुपए एक साथ एक ही साल में देने की वजह से मैं एकदम से हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गया। अगर मैं 5% के टैक्स ब्रैकेट में था तो मैं 20% के टैक्स ब्रैकेट में आ गया, अगर मैं 20 में था तो मैं 30 में आ गया। तो मुझे इस इंटरेस्ट पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। वही ये 2.5 लाख अगर आपने मुझे 50-50 हजार करके हर साल दिया होता, जो कि होना चाहिए था, तो उस केस में मैं लोअर टैक्स ब्रैकेट में ही रहता, और लोअर टैक्स ब्रैकेट में रहता तो मुझे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ना पड़ता। पक्का? तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ आई कि कोर्ट को भी ये बात समझ आई कि गवर्नमेंट की वजह से आप लोअर टैक्स ब्रैकेट से इमीडिएटली आप किस में आ गए? आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गए। तो अब सुनो, कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हमारी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम्हें लोअर टैक्स ब्रैकेट से तुम हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गए, ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें 2.5 लाख पे फ्लैट 50%, 1,25,000 रुपए का डिडक्शन दे देते हैं। तो नेट तुम्हारे हैंड्स में टैक्सेबल 2.5 लाख नहीं होगा, बल्कि 1,25,000 होगा। तो 1,25,000 टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पक्का बताओ, पूरा केस ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अच्छा, इनफैक्ट डी पॉइंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद करो, कैपिटल गेन चैप्टर सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या है? फॉर फीचर ऑफ एडवांस रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। चलो एक बार आपको दोबारा से ना रिवाइज करवा देता हूं ये पॉइंट, मेरे साथ साथ सब आओगे जरा, लिखो एग्जाम्पल। फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, ये आपका था सेक्शन 51। ठीक है, क्या कहता था ये पॉइंट, जरा एक बार समझना एग्जाम्पल। अच्छा, अज्यूम करो फिर से, एक पर्सन है मिस्टर ए, इसके पास एक लैंड है जो इसने परचेज करा था फाइनेंशियल ईयर 4-5 में,
1 लाख रुपीस का। ठीक है, अब क्या हुआ, ए अपना ये लैंड बी को बेचना चाहता है, तो ए अपना ये लैंड बी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। दोनों के बीच में कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 10 लाख, सेल कर रहा है 1920 में, कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 10 लाख। सुनो, अब आपको ना याद आएगा, मैंने आपको सेक्शन 51 में बताया था कि पता है दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच में पहले एक अग्रीमेंट होता है, सीधे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। दोनों के बीच में पहले एक क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। पता है इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, बी को ना, जो बायर है, उसे सेलर को कुछ एडवांस, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में ब्याना बोलते हैं, तो बायर सेलर को बताओ कुछ क्या पे करेगा, एडवांस मनी पे करेगा। तो बायर सेलर को कुछ एडवांस देगा। सपोज एडवांस मनी डिसाइड हुआ 20%, तो 10 लाख का कंसिडरेशन था, उसका 20%, यानी एडवांस मनी बी ए को देगा, 2 लाख रुपए का एडवांस देगा। तो दोनों के बीच में यह डिसाइड हुआ कि बायर सेलर को कितने रुपए का एडवांस देगा, 2 लाख का। तो यहां पर लिखो बी विल पे ₹2 लाख एज एडवांस टू ए। ठीक है, तो बी ए को 2 लाख रुपए एडवांस देगा, और जो बचा हुआ बैलेंस है ना, एंड बैलेंस कितना बच गया, 8 लाख, एंड बैलेंस 8 लाख शैल बी पेड विद इन 3 months, और बचा हुआ 8 लाख 3 महीनों के अंदर अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक क्लॉज ना इस अग्रीमेंट में और डलवाया जाता है, और वो क्लॉज क्या होता है, वो क्लॉज कौन डलवाता है, सेलर। वो बायर से कहता है कि अगर तूने बचा हुआ 8 लाख 3 महीनों के अंदर अंदर नहीं पे करा, तो मैं तेरा एडवांस मनी 2 लाख रुपए का जब्त कर लूंगा, मतलब फॉरफीट कर लूंगा। तो यहां पर लिखो क्लॉज क्या डलवाया गया है, क्लॉज में लिखा गया है इफ बी फेल्स टू पे बैलेंस 8 लाख विद इन 3 months, then advance money shall be forfeited। तो उस केस में एडवांस मनी को बताओ क्या कर लिया जाएगा, फॉरफीट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, यहां पर लिखना बी फेल्स टू पे बैलेंस 8 लाख fails to pay balance 8 lakh to A, and consequently A forfeits एडवांस मनी। तो B ने पैसा A को पे नहीं करा, और A ने एडवांस मनी बताओ क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। ठीक है, चलो कॉपी करो पहले इतना, फिर आगे लिखते हैं। पता है अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ए ने ये जो एडवांस मनी फॉरफीट किया है ना, ये ए की क्या बन जाएगी, इनकम।
इनकम है तो क्या होगी? टैक्सेबल। लेकिन ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको याद हो सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन जो था वो कहता था कि कैपिटल गेन में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। कौन सी दो शर्तें? पहली बात कैपिटल असेट होना चाहिए, दूसरी बात ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल असेट तो है, लैंड इज अ कैपिटल असेट, लेकिन याद रखना कैपिटल असेट का ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना। कैपिटल असेट का ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं, तो उस केस में कैपिटल गेन हेड में ये इनकम टैक्सेबल नहीं हो सकती। कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्सेस। तो यहां पर लिखो इनकम, या ऐसे लिखना एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी forfeited of rupees 2 lakh shall be taxable in hands of A under the head income from अदर सोर्सेस। तो रीजन क्लियर हुआ? ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बिकॉज देर इज नो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, क्योंकि कैपिटल असेट का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। चलो ये आपका सेक्शन 51 कॉपी कर लो सब, फिर अगला पॉइंट करते हैं। चलो चलें आगे चलें, आ जाओ अब देखो। अब मेरा बताओ इसमें से मेरा क्या क्या हो गया? फॉर फीचर ऑफ एडवांस भी हो गया। अब ये ई पॉइंट आता है फैमिली पेंशन। सिंपल है, ध्यान से देखना है। फैमिली पेंशन देखो, फैमिली पेंशन में उसने क्या कहा है, मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर देखना, देखो चलो अगला केस हम डिस्कस करेंगे फैमिली पेंशन का। क्या कहता है सुनो, अज्यूम करो मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर बी है। ये आपका एम्प्लॉयर है और मिस्टर बी आपका एम्प्लॉय है, ठीक है। मिस्टर बी मिस्टर ए के यहां क्या करता है? जॉब, ठीक है। हुआ क्या? मिस्टर बी की अचानक सडन डेथ हो गई। मिस्टर बी की आउट ऑफ अ सडन, बताओ क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होता है, इंप्लॉय की जब डेथ होती है तो पता है जो पेंशन, जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद इंप्लॉय को मिलनी चाहिए थी, वो इंप्लॉय की डेथ के बाद इंप्लॉय को तो नहीं मिल सकती, तो उसके लीगल हायर्स को वो पेंशन क्या करी जाती है? पे। तो यहां पर लिखो ये है मिसेस सी, या आप मिसेस बी कर लो, इसे क्लैरिटी रहेगी थोड़ी सी। मिसेस बी ये है विडो ऑफ मिस्टर बी। तो मुझे बताओ जो पेंशन एम्प्लॉयर
कायदे में एम्प्लॉय को देता ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, वही पेंशन अब एम्प्लॉय को ना मिलके, बताओ किसको मिलेगी? उसके लीगल हायर को, उसके लीगल हायर को वो पेंशन दी जाएगी। तो एम्प्लॉयर जो पेंशन वैसे एम्प्लॉय को देता ऑन हिज रिटायरमेंट, वही पेंशन अब एम्प्लॉय को ना मिलके किसको मिलेगी? मिसेस बी को। मिसेस बी कौन है? उसकी लीगल हायर। मिसेस बी है उसकी लीगल हायर। ठीक है। और पता है ये जो पेंशन फैमिली मेंबर को दी जा रही है ना, ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, इसी पेंशन को हम यहां पर क्या नाम देते हैं? फैमिली पेंशन। इसी पेंशन को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? फैमिली पेंशन। कॉपी करो पहले इसे, फिर देखते हैं हमारा केस आगे क्या कहता है। कॉपी कर लो। ठीक है, तो याद रखना, जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता, वही पेंशन एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर यानी उसके लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है। उसी पेंशन को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? फैमिली पेंशन। आ जाओ, क्या कह रहा है वो देखो। अब नोटिस करो, नोटिस करो, अमाउंट रिसीव्ड बाय लीगल हायर। तो जितना फैमिली पेंशन का अमाउंट लीगल हायर को रिसीव हुआ, सपोज 1,20,000 रिसीव हुआ, मिसेस बी को, विडो ऑफ मिस्टर बी को कितना फैमिली पेंशन का पैसा रिसीव हुआ है? 1,20,000। गवर्नमेंट ने इसमें से कुछ क्या दी है बताओ? डिडक्शन कितनी? 33.33%। तो करो 1,20,000 का 33.33%, तो 40,000, तो 40,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, तो 15,000 रुपए की क्या दी गई है? डिडक्शन। तो बचा कितना? 1,05,000 रुपए। ये 1,05,000 बताओ मुझे किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ, अपने आप बताओ किसके हैंड्स में? विडो के हैंड्स में, मिसेस बी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। मैं आपसे एक बात पूछूं, बड़ी काम की बात। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा ये फैमिली पेंशन का पैसा मिसेस बी के हैंड्स में क्या होगा? टैक्सेबल। ठीक है, हाउएवर कुछ डिडक्शन आपको दी जाएगी, वो बात की बात है। मुझे एक बात जाननी है, ये फैमिली पेंशन का पैसा मिसेस बी के हैंड्स में टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं? अगर आपको याद हो तो पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, हमने सैलरी चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्या ये पेंशन मिसेस बी के हैंड्स में सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो। रीजन सोच सकते हो? याद करो सैलरी की पहली क्लास, और मैंने कहा था सैलरी हेड में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, नहीं तो नहीं। और मुझे बताओ, मिस्टर ए और मिसेस बी के बीच में नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में थोड़ी ना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो सैलरी हेड में ये इनकम कैसे टैक्सेबल हो जाएगी? इन हैंड्स ऑफ मिसेस बी। हां, अगर मिस्टर बी की डेथ ना हुई होती, उसका रिटायरमेंट हुआ होता, तो पेंशन उसको दी जाती और वो पेंशन सैलरी हेड में क्या होती? टैक्सेबल, क्योंकि ए और बी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है।
तो मुझे बताओगे फिर ये इनकम टैक्सेबल फिर कौन से हेड में होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इनकम क्या होगी? टैक्सेबल। पॉइंट बताओ, बात समझ आई सबको? पक्का? चलो कॉपी करो इसे, फिर हम कुछ और पॉइंट्स करते हैं। कॉपी कर लो इसे। हो गया सबका? चलो अब आओ अपने नोट्स पे दोबारा से। देखो क्या कह रहा है वो। इस रूल की ना आपको कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं फैमिली पेंशन वाले रूल की। देखना क्या एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है ये देखो। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हेयर्स। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो लीगल हेयर्स। अब लीगल हेयर्स तो कोई भी हो सकता है ना। लीगल हायर तो कोई भी हो सकता है, विडो भी हो सकती है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। मैंने क्या कहा? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में बेसिकली आर्मी आ गई, नेवी आ गई, एयरफोर्स आ गई। पैरामिलिट्री फोर्स में बीएसएफ आ गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी आ गई, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। Where the death of such member has occurred in the course of operational duty will be exempt under section 10 subsection 19। तो सुनो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 क्या कहता है? बहुत सिंपल। उसने कहा अगर कोई मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस का या कोई मेंबर है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनकी पेंशन उनके लीगल हायर्स को दी जाती है, तो लीगल हायर्स के हैंड्स में वो इनकम, वो पेंशन पूरी की पूरी क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट। पुलवामा केस याद है ना? पुलवामा केस। पुलवामा केस में जो हमला हुआ था उसमें बताओ हमारे मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या हुई थी? डेथ। उनकी डेथ के बाद उनके फैमिली मेंबर्स को जो पेंशन दी गई है, याद रखना उनके हैंड्स में वो पेंशन पूरी की पूरी क्या है? एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19। ठीक है, अब पढ़ो अगला पॉइंट क्या कहता है? एक्सेप्शन फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय any member of the family of an individual who had been in the service of central government or state government and had been awarded Paramveer Chakra or Veer Chakra or Mahavir Chakra or any other gallantry award will be exempt under section 10 subsection 18। पता है, सुनो यहां पर भी ना बेसिकली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ही कवर्ड हैं। उन्होंने कहा कि कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है जिससे अपनी बहादुरी के लिए ना, अपनी ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसे परमवीर चक्र दिया गया है, वीर चक्र दिया गया है, महावीर चक्र दिया गया है, या ऐसा ही कोई अवार्ड और दिया गया है। ठीक है, और उसकी कल को क्या हो जाती है? डेथ। तो उसे सम्मानित करने के लिए गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि आप देश के लिए लड़े, बहादुरी से आप लड़े, आपको अवार्ड्स भी मिले। अगर आपकी बाद में डेथ हो जाती है और आपके फैमिली मेंबर को कोई पेंशन दी जाती है तो वो पेंशन पूरी की पूरी
क्या होगी? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। तो बेसिकली उन्होंने 1018 में और 1019 में किनको कवर किया है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनके जवान्स को उन्होंने कवर किया है। ठीक है, तो ये आपका फैमिली पेंशन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें ना वैसे अगला टॉपिक जो अब हमारा आता है वो डिविडेंड है। वो मैं आज नहीं कराऊंगा आपको, वो मैं कल कराऊंगा डिविडेंड, क्योंकि उस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। आज मैं आपको ना दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम ऑलरेडी पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा। करे हुए हैं हमने सब। देखो, लिखना मेरे साथ साथ। पहले बताओ टोटल हमने अभी तक कितने पॉइंट्स कर लिए हैं। पहला विनिंग फ्रॉम लॉटरी, दूसरा गिफ्ट, ठीक है। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा? फैमिली पेंशन हमने पढ़ा। हमने एक इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन हमने पढ़ा, ठीक है। और एक हमने सेक्शन 51 फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी हमने पढ़ा। तो टोटल 5 पॉइंट्स कवर कर लिए ना। आ जाओ, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स, वो आपके ना नोट्स में नहीं है, वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, आपको याद करना। रेंट ऑफ वेकेंट लैंड करा हुआ है आपने सबने। रेंट ऑफ वेकेंट लैंड सुनो। अच्छा, रेंट ऑफ वेकेंट लैंड, पहले मेरी एक बात सुनो। याद करो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 22। वो कहता था अगर आपको किसी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करना है तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, बताओ, लैंड होना चाहिए। उन्होंने कहा था ना, बिल्डिंग और लैंड appurtenant thereto, appurtenant thereto, बिल्डिंग और लैंड appurtenant thereto। तो सुनो मेरी बात। तो पता है उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग है उसे हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग से अटैच्ड जो ये लैंड है ना, इसे भी हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। और इनसे आने वाली इनकम, इनसे आने वाली इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी है ही है, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जो लैंड है वो भी हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं इस टॉपिक में बात कौन से लैंड की कर रहा हूं? मैं बिल्डिंग से जुड़े हुए लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेकेंट लैंड की बात कर रहा हूं। मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ लैंड की, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है। दिस इज योर वेकेंट लैंड। अब सुनो, मैंने ये वेकेंट लैंड दे दिया रेंट पे। याद रखना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बंजर जमीन है, वेकेंट लैंड है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है। मैंने ये वेकेंट लैंड रेंट पे दे दिया, तो इस रेंट से आने वाली, इस लैंड से आने वाली इनकम, बताओ क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी? नहीं। क्यों? कौन से लैंड को हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है? जो बिल्डिंग के साथ अटैच्ड हो। अगर कोई वेकेंट लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उसे हाउस प्रॉपर्टी माना नहीं जाता। और क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में क्या होगा? टैक्सेबल। चलो कॉपी करो। फिर एक पॉइंट और छोटा सा याद करोगे, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में मैंने करवाया हुआ है, आपको कर लो कॉपी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो,
अब एक और, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 6। अब आओ 7th पॉइंट पे, वो भी करा हुआ है। रेंट ऑफ सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ना लिखते रहना, ये आपके नोट्स में नहीं है क्योंकि ये हम ऑलरेडी पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके थे, तो ये लिखते रहना। रेंट ऑफ सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है, एग्जांपल से सुनो। अच्छा, मिस्टर ए है, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो एक हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है। उसने क्या करा, उसने ये हाउस प्रॉपर्टी आगे मिस्टर बी को रेंट पे दे दी। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो लेट आउट कर दी एट 10,000 रुपीज पर मंथ। बात समझ आई? अब मुझे बताओ, ये जो रेंट है ये मिस्टर ए की क्या है? इनकम। तो ये टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। कौन से हेड में? अंडर द हेड, बताओ, हाउस प्रॉपर्टी। रीजन याद है कुछ कि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल क्यों होगा? मैं आपको याद कराता हूं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में याद टैक्सेबल क्यों होगा, याद करो फिर से। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, उसमें मैंने कहा था मिस्टर ए के लिए ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस्टर ए इस हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? ओनर है। और क्योंकि वो ओनर है तो उस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। रीजन क्या लिखोगे? सिंस ए इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलो, ये तो हो गया आपका पहला केस। अब सुनो हुआ क्या। मिस्टर बी ने क्या करा, ये हाउस प्रॉपर्टी आगे मिस्टर सी को रेंट पे दे दी। इसे हम कहते हैं सबलेट करना। लेट आउट प्रॉपर्टी को आगे लेट आउट करना इज नोन एज सबलेट। कितने रुपए पे? 15,000 रुपए पर मंथ पे उसने ये हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी? सबलेट। अब मुझे बताओगे मिस्टर बी के हैंड्स में, पहले सुनो, मिस्टर बी के हैंड्स में टैक्सेबल कितना होगा? वो पहली बात। कौन से हेड में होगा? वो दूसरी बात। तो पहली बात क्या है, कितना अमाउंट मिस्टर बी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। सुनो, लेट आउट कितने रुपए पे करा? 15,000 रुपए पर मंथ, यानी 1,80,000 रुपए साल का माइनस। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर बी कहेगा मैं खर्चे भी तो क्लेम करूंगा ना। भाई एक बात बताओ, मैंने रेंट दिया नहीं है 10,000 रुपए पर मंथ का, तो मैं खर्चा नहीं क्लेम करूंगा अपना? बिल्कुल करूंगा मैं। 1,20,000 रुपए साल का खर्चा है। भाई खर्चा इंकर करा तभी तो इनकम कमाई ना। बिना खर्चा इंकर करे आप इनकम कैसे कमा सकते हो? तो याद रखना, खर्चे का उसको गवर्नमेंट डिडक्शन देगी। तो बताओगे पहली बात क्या आ गई, उसके हैंड्स में कितना टैक्सेबल होगा? 60,000 रुपीज टैक्सेबल होगा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब अगली बात आती है कौन से हेड में होगा? तो याद रखना हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं होगा, अदर सोर्सेस हेड में होगा। क्या रीजन क्या है? बिकॉज मिस्टर बी इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, और सेक्शन 22 के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करने के लिए ओनर हाउस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। तो अदर सोर्सेस हेड में होगा, नॉट अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज मिस्टर बी इज नॉट द ओनर is not the owner of हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि मिस्टर बी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, इसलिए उसके हैंड्स में टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में आएगी? अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी। समझ आया? बताओ पूरा केस। चलो कॉपी करो, कॉपी कर लो ये वाला केस भी, रेंट ऑफ सबलेटिंग। फिर एक आज का लास्ट पॉइंट एक और करते हैं, वो भी करा हुआ है हमने। करें? चलो अच्छा, अब आ जाओ जरा अगला केस, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, करा हुआ है वो भी। 8th पॉइंट याद करो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ही करा था। कॉम्पोजिट रेंट। अच्छा, क्या होता है कॉम्पोजिट रेंट? कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कंसोलिडेटेड रेंट। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है कंसोलिडेटेड रेंट। सुनो, पहले यहां पर केस लिखो, हाउस प्रॉपर्टी प्लस फैसिलिटीज, और यहां पर लिखना हाउस प्रॉपर्टी प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, चलो पहले एग्जांपल सुनना, फिर बात करेंगे। ध्यान से सुनना। पता है अब हुआ क्या? मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, बी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। ए बी के पास गया और उसने कहा मुझे हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए, रेंट पे चाहिए। तो बी ने कहा रेंट होगा 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, प्लस 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 अलग से आपको, सुनो, अलग से आपको फैसिलिटीज का पैसा अलग से देना पड़ेगा। मतलब जो जो फैसिलिटीज हमारी सोसाइटी आपको प्रोवाइड करेगी, उन फैसिलिटीज का आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो बताओ, 10,000 के अलावा हमें फैसिलिटीज का अलग से देना है। अच्छा, ये 10,000 तो किसका है? ये तो हाउस प्रॉपर्टी का है ना। फैसिलिटीज का अलग से, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का आपको 1,000 रुपए पर मंथ अलग देना पड़ेगा। मेंटेनेंस का 500 रुपए आपको अलग देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अलग से होगी 200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, वाटर इसका हम आपसे अलग से लेंगे 300 पर मंथ। तो टोटल आपका जो रेंट आएगा वो आएगा 12,000 रुपए पर मंथ। 12,000 रुपीज पर मंथ रेंट आएगा। तो ए बी को टोटल रेंट कितना पे करेगा? 12,000, जिसमें से 10,000 हाउस प्रॉपर्टी का है और बचा हुआ 2,000 फैसिलिटीज का है जो बी ए को प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं टैक्सेबिलिटी की इन द हैंड्स ऑफ बी, तो पता है अगर मैं बी की बात करूं तो सुनो, बी के हैंड्स में ना ये पूरा 12,000 हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। 12,000 में से हाउस प्रॉपर्टी का कितना था ये बताओ? 10,000 रुपए। तो वो तो टैक्सेबल होगा कौन से हेड में? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और जो फैसिलिटीज का पैसा है कितना? 2,000 रुपए पर मंथ, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं कर सकते आप। इंस्टेड आपको करना पड़ेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहां पर लिखो, ये बताओ, ये 10,000
कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और फैसिलिटीज का पैसा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्यों नहीं होगा फैसिलिटीज का पैसा? मैंने आपको कहा है ना, सेक्शन 22 साफ साफ कहता है लैंड बिल्डिंग का पैसा, बिल्डिंग से जो पैसा आएगा या बिल्डिंग से जुड़े हुए लैंड से जो पैसा आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में होगा। फैसिलिटीज वगैरह का पैसा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। चलो, ये तो हो गया पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। हाउस प्रॉपर्टी प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर एंड फिक्सचर। सुनो, अब ये क्या है? इसमें लिखो पहला सेपरेबल और दूसरा लिखना इनसेपरेबल। दूसरा लिखना इनसेपरेबल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, सुनना। सुनो, अब ए बी के पास हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे मांगने गया। बी ने कहा भाई हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा 10,000 रुपए पर मंथ प्लस प्लस हम आपको जो हाउस प्रॉपर्टी देंगे वो पूरी फर्निश देंगे। फर्निश मतलब आपको बेड, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सोफा, चेयर्स, डाइनिंग टेबल सब कुछ मिलेगा आपको। मतलब आपको प्लांट और मशीनरी भी मिलेगी और आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर भी मिलेगा। प्लांट और मशीनरी जो हम दे रहे हैं उसका 5,000 रुपए होगा पर मंथ और फर्नीचर और फिक्सचर का 2,000 होगा। मतलब आपका टोटल रेंट होगा 17,000 रुपीज पर मंथ। बात समझ आई सबको? अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस 17,000 की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, तो पता है टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? वही बात, वही सेम बात। 17,000 में से जो हाउस प्रॉपर्टी का है 10,000 रुपए, जो हाउस प्रॉपर्टी का है 10,000, वो तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और जो प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर का है 7,000 रुपए, याद रखना वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकते आप, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 साफ साफ कहता है लैंड का पैसा, बिल्डिंग का पैसा या लैंड से जुड़े हुए, बिल्डिंग से जुड़े हुए लैंड का पैसा। तो फिर ये कौन से हेड में जाएगा? ये पता है, ये टैक्सेबल हो सकता है पीजीबीपी में भी और अदर सोर्सेज में भी। क्यों हो सकता है ना? हो सकता है प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर किराए पे देना उसका बिजनेस ही हो, उसका बिजनेस ही ये हो कि वो प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर किराए पे देता है। अगर बी का बिजनेस ही ये है तो पीजीबीपी हेड में जाएगा, और अगर ये बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस हेड में जाएगा। ठीक है? और लास्ट हमारा क्या आता है? लास्ट आता है इनसेपरेबल। अच्छा, इनसेपरेबल का क्या मतलब हुआ? सुनो, इनसेपरेबल का मतलब हुआ मैंने बी से पूछा कि आप हाउस प्रॉपर्टी का कितना रेंट लोगे। उसने कहा हम आपसे हाउस प्रॉपर्टी का लेंगे 17,000 रुपए। मैंने कहा मुझे यह बताओ 17 में से हाउस प्रॉपर्टी का कितना है और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और फिक्सचर का कितना है। वो कहता है अलग अलग नहीं पता, टोटल 17 है। 17 में ही हाउस प्रॉपर्टी भी है, प्लांट और मशीनरी भी है और फर्नीचर और फिक्सचर भी है। इसका मतलब 17,000 कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाउस प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर और फिक्सचर। और अगर सेपरेट ना हो सके, अगर सेपरेट ना हो सके तो ये पूरा 17,000 टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डिपेंडिंग अपॉन वो उसका बिजनेस है
या नहीं? अगर बिजनेस है पीजीबीपी, और अगर बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्यों नहीं हो रहा है? वही बात, सेक्शन 22, सेक्शन 22 ने साफ कर दिया है, बिल्डिंग का पैसा और बिल्डिंग से जुड़े हुए लैंड का पैसा हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, जबकि इस 17,000 में बिल्डिंग का पैसा है, जुड़े हुए लैंड का पैसा भी है, लेकिन प्लांट और मशीनरी का भी तो है, फर्नीचर और फिक्सचर का भी तो है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका कॉम्पोजिट रेंट, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।